एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा जो आज का टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 सिटीजनशिप। देखिए, कोई भी जो सिटीजन होता है कंट्री का, वो फुल मेंबर्स होते हैं वहाँ के, और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी सिविल या पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो वहाँ के सिटीजन के पास होते हैं। सिविल राइट्स जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें जैसे कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, या फिर हमारे राइट टू वोट है, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है। तो ये सब क्या है, हमारे सिविल राइट्स हैं और पॉलिटिकल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन को ही दिए जाते हैं किसी भी कंट्री के। और जो हमारा इंडिया में है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। ये आर्टिकल 9 के तहत इंडिया में केवल सिंगल सिटीजनशिप का ही प्रोविज़न है। यानी कि जैसे कि यूएसए में होता है, वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है, यानी सेंटर के साथ साथ स्टेट की सिटीजनशिप भी लोगों के पास होती है। लेकिन इंडिया में केवल जो यहाँ के सिटीजन्स हैं वो केवल इंडियन सिटीजन्स कहलाते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। एक्चुअली इसकी एडवांटेज ये है कि अगर ड्यूअल सिटीजनशिप है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और हर स्टेट अपने सिटीजन के लिए दूसरी स्टेट के सिटीजन्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या और कुछ प्रोविज़न अगर प्रोवाइड कराने हैं तो लेकिन सिंगल सिटीजनशिप में ऐसा नहीं होता है। हर स्टेट का जो सिटीजन होता है उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है। और इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं वो आर्टिकल 5 से लेके 11 तक इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। तो बारी बारी से हम हर एक आर्टिकल में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं एक बार वो रीड कर लेते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिया गया, आर्टिकल 5 के अंदर कहा गया है कि जो जब से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ है, जैसे 26 ऑफ जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था, तो उसके बाद से ही जो इंडिया में जो रह रहे हैं वो वहाँ के सिटीजन्स हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो आर्टिकल 6 के अंदर उन माइग्रेंट्स के लिए प्रोविज़न दिए गए हैं जो कि पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट हुए हैं। तो उनके पास क्या क्या प्रोविज़न्स है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकें। आर्टिकल 7 में भी उन्हीं माइग्रेंट्स के लिए कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ये था कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर जो लोग पहले पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आए हैं तो उनके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं कि वो कैसे इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करते हैं। फिर आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में कुछ प्रोविज़न दिए गए हैं उन लोगों के लिए जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, ठीक है। तो उनके सिटीजनशिप एक्वायर करने का क्या क्या प्रोसीजर है, तो वो सब आर्टिकल 8 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 9 बोलता है पर्सन्स वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, कि कोई भी पर्सन अगर अपनी इच्छा से दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाती है। यानी कि हमारे कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई भी बंदा है, अगर वो दूसरी कंट्री का सिटीजन बन गया है तो अब वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 में कहा गया है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी जो भी इंडिया के सिटीजन हैं उनके पास क्या क्या राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, वो उसके जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 10 में दिए गए हैं। आर्टिकल 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर होती है कि वो सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो सिटीजनशिप के लिए जो एक्ट बनाया गया था 1955 में,
उसमें क्या क्या बोला गया था, इसमें मतलब कुछ प्रोसीजर दिए गए थे कि किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है या फिर छोड़ा जा सकता है। तो किस तरह से सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है इंडिया की, यानी फर्स्ट जो प्रोसीजर बाय बर्थ, यानी कि इंडिया में अगर कोई पर्सन का अगर बर्थ होता है तो बाय बर्थ वो इंडियन सिटीजनशिप होता है, ठीक है। सेकंड है बाय डिसेंट, यानी अगर कोई पर्सन जिसके यानी उसका बर्थ तो बाहर हुआ है, यानी फॉरेन कंट्री में हुआ है, लेकिन उसके अगर फादर है या कोई भी एक पेरेंट है, अगर वो इंडियन है, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप है, तो उसका जो चाइल्ड होगा वो भी इंडियन सिटीजन कहलाएगा। थर्ड है बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर इंडिया में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं तो वो पर्सन सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के ज़रिए सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। फोर्थ प्रोसीजर है बाय न्यूट्रलाइजेशन, और उसके बाद फिफ्थ है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर इंडिया ने किसी भी टेरिटरी को अपने कंट्री में मर्ज किया है तो उस टेरिटरी के जो भी सिटीजन्स होंगे वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। सिक्स्थ है कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए सिटीजनशिप से रिलेटेड, वो आसाम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग। एक्चुअली आसाम अकॉर्ड जो है वो 1985 में आया था, और इसमें क्या था कि 1 जनवरी 1966 के बाद बांग्लादेश से जितने भी पर्सन आसाम के अंदर रहने के लिए आए हैं और वो काफ़ी लंबे टाइम से असम में रह रहे हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप उनको दे दी गई थी, और या फिर वो एक्वायर कर सकते हैं बाय रजिस्ट्रेशन भी। तो ये कुछ मेथड्स दिए गए हैं कि किस तरह से इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। उसके बाद अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था हमारा 2019 में। ये क्या था, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया था 1955 के एक्ट में, और इसमें क्या किया गया कि इसमें बोला गया कि जो भी माइग्रेंट है, यानी और जो माइग्रेंट हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी इंडिया में आए हैं, और वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर मुस्लिम और श्रीलंकन तमिल्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, खाली जो ये ऊपर जो कम्युनिटी मेंशन की गई है केवल इन्हीं कम्युनिटी के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। उसके बाद है कि इंडिया की सिटीजनशिप को कैसे छोड़ा जा सकता है, बाय रेनंसिएशन, यानी अगर कोई भी सिटीजन है वो अपनी मर्ज़ी से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकते हैं। सेकंड बाय टर्मिनेशन, अगर इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन ने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ की इंडिया की सिटीजनशिप उसकी टर्मिनेट हो जाएगी। बाय डेप्रीवेशन, यानी अगर हमारे गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी पर्सन कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो ये आर्टिकल 9 में आता है। सेकंड जो आसाम अकॉर्ड है वो 1985 में आया था, जो हमारी कुछ स्कीम लेके आई थी हमारी गवर्नमेंट उन लोगों के लिए जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम लाई गई थी 19 अगस्त 2002 में। फिर एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम लाई गई थी
2 दिसंबर 2005 में ये उन लोगों के लिए है जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन की है, दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं, यानी उन कंट्रीज़ की सिटीजनशिप है उनके पास, लेकिन अगर वो ये कार्ड होल्डर हैं तो उनको भी कुछ यहाँ के इंडिया के सिविल राइट्स यहाँ के उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दी जाती। जैसे कि राइट टू वोट है वो इन कार्ड होल्डर्स के पास नहीं होते हैं। दूसरा जो ये दोनों स्कीम है इनको 2015 में मर्ज करके एक स्कीम बना दिया गया था, इसको फिर मर्ज करके इसका नाम रखा गया था ओवरसीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इसको 2015 में मर्ज किया गया था। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी।